जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS पर। दोस्तों आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं हमारा रीसेंट एग्जाम CDS 1 2024 का वीडियो एनालिसिस, जिसमें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के डायरेक्ट सोर्सेस। दोस्तों आप सब ने पेपर देखा है, ठीक है? नहीं देखा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पेपर है, आप उसे डाउनलोड करें, देखें। पेपर बहुत ही अच्छा है। यहाँ से हमें कई सारी चीज़ें हमारे 2024 में बचे हुए क्वेश्चंस जो अभी आने वाले हैं CAPF का एग्ज़ाम, देन CDS 2 2024, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, नई लर्निंग हमें सीखने को मिलेगी और वो सारी लर्निंग मैं आपको धीरे धीरे इन सभी एनालिसिस में देने वाला हूँ। पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा खासा था, पर इस लेवल को देखने के बाद बहुत बच्चे परेशान ज़रूर हो गए हैं। बहुत बच्चों के मैसेज आने शुरू हुए हैं दोस्तों कि सर पेपर बहुत टफ आया है, अब NCERT से कुछ नहीं आता, हमारा कॉन्फिडेंस तो ज़मीन के नीचे चला गया है, क्या CAPF में भी यही देखने को मिलेगा, क्या हमारा सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों इतनी सारी नेगेटिविटी में और इतनी सारी ना उम्मीदों में मैं आपके सामने एक उम्मीद की किरण लेकर आया हूँ, जहां मैं दिखाने वाला हूं कि आपके पेपर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो दोस्तों हम हमारी NCERT को तैयार करके कर सकते थे। बेशक दोस्तों पेपर टफ था, पर आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि UPSC आपको एग्जाम को क्रैक करने का, उसकी कट ऑफ को क्रॉस करने का एक स्कोप हमेशा देगा, और वही स्कोप मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। आप यहां पर देख रहे होंगे 6 क्वेश्चन आपकी सिर्फ एक NCERT से देखने को मिले हैं दोस्तों। 6 क्वेश्चन सिर्फ आपकी एक NCERT से। वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो NCERT कौन सी है। आपको हमेशा ये लगता है दोस्तों कि आप 11th क्लास की NCERT, 12th क्लास की साइंस की NCERT जब तक तैयार नहीं करेंगे आपका साइंस कंप्लीट नहीं होगा। सर 11th 12th करके भी जाते ना, तब भी आपको इतना फायदा नहीं मिलता अगर आप ये सिर्फ एक NCERT को अच्छे से करके जाते। तो दोस्तों बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। और आपको किसी भी पॉइंट पर ये एनालिसिस अगर अच्छा लगता है, काम का लगता है, तो पहले तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस एनालिसिस से आपको कितना फायदा हुआ, क्या ऐसे एनालिसिस आपको और किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए। मैं धीरे धीरे सबके प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि इन सब चीजों में टाइम लगता है। ऊपर से आपने देखा ये एग्जाम का लेवल अब कैसा हो चुका है, तो मैं आपको हर चीज का एक एनालिसिस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा, जितनी रिसर्च मेरे से कोशिश हो पाएगी। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं केमिस्ट्री का एनालिसिस। इस बार केमिस्ट्री के काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और वो भी डायरेक्ट आपकी NCERT से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूऑन। सर मुझे लगता है कि आपके पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर कोई हो सकता है तो वो ये हो सकता है। ये आपकी 9th और 10th क्लास में डायरेक्ट आपको बुक में नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि एटम्स के बारे में 9th क्लास में चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड चैप्टर 4 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली वहां से सॉल्व नहीं होगा, पर दोस्तों ये इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर आपने एटम के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन भी अगर पढ़ी हुई है, आपको एटम की एक बेसिक सी नॉलेज भी है, तो आपको आइडिया रहेगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, ठीक है? तो ये 1, 2 एंड 3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पर यहां पर आपको एक चीज सीखनी होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व कराता हूं आपको कहता हूं कि सर ये PYQs सिर्फ यहां करने तक ना छोड़ें, इसके बाद भी एक नई स्टेज शुरू होती है कि अब आपको इनको एनालाइज करना है कि यहां से और क्या नया क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। तो सर अगर अब इन्होंने यहां पर पूछ लिया है कि ये पार्टिकल्स कौन कौन से पार्टिकल्स एटम्स के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो चांसेस पूरे हैं दोस्तों कि अगली बार इनकी लोकेशन पूछ ले कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन बीच में है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो सर ये पूरी पॉसिबिलिटी है, जहां तक मैं मान के चल सकता हूं कि अब की बार जो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा वो इनकी लोकेशन पर बेस्ड आएगा। तो ये यहां से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सब एटॉमिक पार्टिकल, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब अगर मैं दोस्तों डायरेक्ट सोर्स दिखाना भी चाहूं
तो आपको ये डायरेक्ट सोर्स आपके 11th क्लास की एक बुक में, जहां पर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ये चैप्टर यहां पर मेंशन है, तो यहां मेंशन किया हुआ है कि these established that atoms are made up of subatomic particles, that is electron, proton, neutron, a concept very different from that of Dalton. अब देखो दोस्तों, मैं दिखा तो आपको 11th क्लास से रहा हूं, पर यहां पर मैंने मेंशन क्लास 9th ही किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेंशन किया है मैंने यहां पर। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 11th क्लास में ये बेशक चीज डायरेक्टली दे रखी है, पर ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि अगर आप क्लास 9th के चैप्टर 3rd और 4th जो कि एटम पर बेस्ड हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं, तो सर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम जरूर मान के चलेंगे कि सर ये आप क्लास 9 से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहां पर पूछा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सर आंसर है इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सोर्स मैं आपको दिखा देता हूं, आपकी क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉट मेटल्स के पेज नंबर 41 पे एक पैराग्राफ है दोस्तों, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। मतलब इस पेज पर ना, ये मैंने हमारे एनालिसिस में भी आपको समझाया था कि मेटल रिएक्ट्स विद एयर नाम से इस टॉपिक को डिवाइड करके इसके नोट्स तैयार करो कि मेटल कैसे कैसे एयर के साथ रिएक्ट करता है और क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। तो आप यहां पर देखेंगे एक पैराग्राफ में मेंशन किया है कि सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड्स शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। Such metal oxides which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर यहां पर यह क्वेश्चन ना CAPF 2022 में भी पूछा जा चुका है। आप एक बार मेरा एनालिसिस 2022 का खोलिएगा साइंस का, मैंने वहां पर भी यह बात कही थी कि यार जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ ऐसे बढ़िया क्वेश्चन जब आते हैं ना, उनको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी वहां एक स्कोप छोड़ देती है फ्यूचर के लिए। और आप देखिए कि यही क्वेश्चन एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर बेस्ड क्वेश्चन आपका सीडीएस 1 2024 में पूछा गया। अब वहां पर उन्होंने डायरेक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना देकर फॉर्मूला पूछ लिया, तो सर ये ऑब्वियस है कि आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 की बात हो रही है, यहां पर रिएक्शन में भी ये दे रखा है। ठीक है, और देखिए यहां मैंने कंक्लूड करके भी ये बात बताई है कि दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इन दोनों को याद रखना है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि ये एसिड और बेसिस की तरह दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। तो क्वेश्चन बस दोस्तों वही था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को भी दोस्तों टफ समझ रहे हैं ना, तो यानी कि आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन ये हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी मेंशन किया था, क्योंकि आइडिया है दोस्तों कि कैसे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी पूछ रही है। तो यहां पर मैंने मेंशन भी किया था अपनी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बनाकर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये आपकी 10th क्लास से हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वैसे देखिए यहां जो क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ये सेट डी है। ठीक है, यहां पर मैंने बस क्वेश्चन उसके सब्जेक्ट के बेसिस पर डिवाइड किए कि ये केमिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन है। अब यह कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ MgAl जिंक Fe विद HCl। ठीक है, तो यहां पर इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको जानकारी अगर है तो आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लेंगे, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, PYQs में आपको अलग से दिखाऊंगा, अभी मैं सारे सोर्सेस NCERT से यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको यह भी भरोसा रहे कि यार आप अगर सिर्फ NCERT तैयार करके जा रहे हो तो भी सिलेक्शन लेने के लिए आप कैपेबल हो। अभी बहुत बच्चे इस डर में हैं, क्योंकि ना तो कोई ये समझा रहा है कि सर ये सारी चीजें आपके ही NCERT से या फिर यहीं कहीं सोर्सेस से पूछी हुई हैं। देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि 120 के 120 क्वेश्चन मैं भी आपको यहां NCERT से दिखा सकता हूं, नहीं, पर मैं इतना जरूर करूंगा दोस्तों कि आपको एक उम्मीद दे सकूं कि यार जितना आप अपनी NCERT से तैयार कर रहे हो ना, कल उससे सिलेक्शन ले सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे अभी CAPF को लेकर, CDS 2 2024 को लेकर घबरा रहे हैं। कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि यार आप भरोसा रखो अपनी NCERT पर, और यहां से प्रूफ देखो, मैं आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूं। अब देखिए यही क्वेश्चन यहां देखिए, ये रहा, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर MgAl Zn Fe इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स। मतलब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, जो रिएक्टिविटी की बात हो रही है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है,
जो रिएक्टिविटी की बात हो रही है ये आपकी मेटल एंड नॉन मेटल के पेज 44 क्लास 10th से ये रिएक्टिविटी के बारे में यहां पर मेंशन है। यहां पर पूछा भी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो एक करेक्ट ऑर्डर बताना है। यहां इन्होंने इंक्रीज डिक्रीजिंग की बात नहीं की है, बस इन्होंने ऑर्डर पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये वाला जो ऑप्शन ए है वो आपकी एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है, आप यहां पर डायरेक्ट देख भी सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम देख लिया, मेटल एंड नॉन मेटल, पेज 44। अब नेक्स्ट चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों। तो यहां पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटालिटिक system is used for the reducing of unsaturated hydrocarbon to saturated hydrocarbon। तो कौन सा कैटालिटिक सिस्टम आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करने में इस्तेमाल होता है? सर ये क्वेश्चन भी ना आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जरूर दिखाने वाला हूं। ये क्वेश्चन भी कई बार 2 से 3 बार मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों कि प्रीवियसली क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर निकल एंड हाइड्रोजन होगा। ये सोर्स आपका रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पेज 71 क्लास 10th में एडिशन रिएक्शन दी हुई है, जहां पर पहली ही लाइन कहती है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी थी। देखो ये रहा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये रहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है? निकल कैटलिस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। तो यही तो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकल एंड H2। हमेशा अभी तक सिर्फ उन्होंने एक सिंपल कैटलिस्ट पूछ लिया तो वो देते थे कॉपर, आयरन, जिंक और निकल, तो आप आंसर निकल मार के आते थे। बट आपको ये भी ध्यान देना था, सब में तो वैसे H2 दे ही रखा है। तो सर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आपने कार्बन एंड कंपाउंड को पढ़ा होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और नोटिस कराना चाहूंगा। चलिए वो मैं आपको थोड़े देर में ही, जब जैसे हमारा एनालिसिस कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाता हूं। अब 76 क्वेश्चन है, मिथेनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज। मिथेनॉल टॉक्सिक क्यों है? तो 4 स्टेटमेंट है, सारे नहीं पढ़ूंगा मैं, डायरेक्ट आपको सोर्स पर लेकर चलता हूं। सर आपके कार्बन एंड कंपाउंड के पेज नंबर 72 पर क्लास 10th में एक बॉक्स दिया हुआ है कि हाउ डू एल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स, कैसे अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर इथेनॉल के बारे में बात होगी, देन मिथेनॉल के बारे में बात होती है। तो ग्रीन कलर के स्टेटमेंट को देखिएगा, unlike ethanol, intake of methanol in very small quantities can cause death. Methanol is oxidized to methanol in the liver। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन द लिवर। मिथेनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपाउंड्स ऑफ सेल्स, इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। इट कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। ये 2 स्टेटमेंट, ये 2 लाइन आपके क्वेश्चन के आंसर में दी हुई है कि मिथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल टू लिवर विच कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। मिथेनॉल क्यों टॉक्सिक है? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जा रहा है लिवर में और कोगुलेट कर रहा है प्रोटोप्लाज्म को, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर बी है। डायरेक्ट सोर्स आप आपकी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विनेगर, विनेगर इज क्या है? 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इथेनॉल या प्रोपेनिक एसिड। तो सर राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। सोर्स अगर मैं दिखाना चाहूं, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना बड़ा ऐसा कोई डिफिकल्टी लेवल यहां पर हाई नहीं है, बट अगर सोर्स की भी बात करें तो आपका कार्बन एंड कंपाउंड के पेज नंबर 73 क्लास 10th में आप देखेंगे, विनेगर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर 5 से 8% इज कॉल्ड विनेगर। राइट आंसर। अब सर यहां पर आपको पहले तो मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आपको पहले तो मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। मेटल एंड नॉन मेटल के पेज नंबर 41 से एक क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है मेटल एंड नॉन मेटल के पेज नंबर 44 से। सिर्फ 2 पेज छोड़कर एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन। चलिए एक चीज दिखाता हूं, कार्बन एंड कंपाउंड के पेज नंबर 71 से क्वेश्चन आता है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कार्बन एंड कंपाउंड के पेज नंबर 72 से, फिर अगला क्वेश्चन आता है कार्बन एंड कंपाउंड के पेज नंबर 73 से। आप देख रहे हैं 3 पेजेस में 3 क्वेश्चन मिल गए, 71, 72, 73। और ये बात जब भी मैंने कार्बन एंड कंपाउंड आपको पढ़ाया है दोस्तों, हमेशा ये बात बताइए कि अभी तक हमें लगता था कि कार्बन एंड कंपाउंड मतलब बस आपने कार्बन के एलोट्रोप याद कर लिए, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेंस और आपका कार्बन एंड कंपाउंड खत्म हो गया।
सर कार्बन एंड कंपाउंड का जो चैप्टर है वो एक पोर्शन तो आपने वो एलोट्रॉप्स के बारे में जो स्टडी करी वो है, देन उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शंस जहां से इस बार 3 क्वेश्चन पूछे हुए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चंक था कार्बन एंड कंपाउंड्स का जो अभी तक शायद आप लोग मिस करते आए होंगे। तो वहीं से इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए आपके क्लास 10th में। सोच कर देखिए सर, एक चैप्टर में सिर्फ 3 पेज, लगातार 3 पेजेस से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक क्लियरिटी हो गई कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी हमें सामने हमारे नजर आ रही है। अब क्वेश्चन 7 कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन। अब इनका एटॉमिक रेडियस बताना है। अब देखो पहली चीज यार, एटॉमिक रेडियस क्यों याद करना जरूरी है? सर सीएपीएफ 2022 के रीसेंट एग्जाम में आपसे एटॉमिक रेडियस पूछा। अगर सीडीएस और एनडीए के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊं तो ज्यादातर आपका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का चैप्टर है ना सर, इसमें ना एटॉमिक रेडियस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वाला आपको याद होगा, ये स्टेटमेंट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर, ये भी आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो जितनी बार हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपका एटॉमिक रेडियस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। तो ये चीज आपकी तय थी कि यार एटॉमिक रेडियस को आपको तैयार करना है। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, देखिए अब इन चारों एलिमेंट्स को यहां पर इन्होंने मेंशन भी किया है, इनके एटॉमिक रेडियस को। तो आप चाहें तो देखिए हमारा काम क्या होता है, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को अब ना बहुत रॉ तरीके से नहीं पढ़ना है दोस्तों, उसको थोड़ा सा एनालाइज करके, उसको थोड़ा सा अपने एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ना चेंज करते रहना पड़ेगा, नोट्स बनाने जरूरी होंगे। अब यही काम देखिए यहां पर एक्टिविटी, जब से मैंने ये बात पहले ही कही थी सीरीज 2023 में कि एक्टिविटी को भी आपको थोड़ा फोकस करते हुए चलना होगा। तो एक्टिविटी में आप देख रहे हैं यहां पर 5 एलिमेंट इधर हैं, 5 एलिमेंट इधर हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बस इन एलिमेंट को कम से कम आपको याद रखना जरूरी था। ठीक है, इन एलिमेंट्स को इन्होंने उठाकर यहां पर ये क्वेश्चन बना दिया। सोडियम का 186 है एटॉमिक रेडियस, लिथियम का 152, बेरिलियम का 111 और ऑक्सीजन का 66। तो आंसर हमारा वैसे तो ए हो गया। एक तरीका तो चलो ये रट के हो गया, ठीक है, एक तो रटने वाला हो गया। दूसरा, अगर आपको याद है ये पीरियोडिक टेबल ट्रेंड जो है मैंने प्रोवाइड कराया था आप स्टूडेंट्स को, अगर आपको याद होगा तो एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं नीचे इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे इधर मैं आ रहा हूं लेफ्ट की तरफ, अपने लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास 4 एलिमेंट थे, एक था हमारा सोडियम, एक लिथियम, एक बेरिलियम और एक ऑक्सीजन। अब आप इन चारों में देखिए जिस हिसाब से जो ये डायरेक्शन दे रखी है, सबसे ज्यादा हाई एटॉमिक रेडियस किसका होगा? ऑब्वियस है कि दोस्तों सोडियम का होगा। देन सोडियम के बाद अगर आप मैं इस रो की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करता हूं तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होगा, तो यानी कि लिथियम का फिर ज्यादा होगा, देन फिर बेरिलियम का उससे कम होगा, देन ऑक्सीजन का सबसे कम होगा। तो सर ये पीरियोडिक टेबल और ये चार्ट आपको याद होना चाहिए था। अभी एटॉमिक रेडियस पर ये लोग रुके हुए हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ लें, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ लें, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पूछ लें। तो सर ये सारी चीजें ना याद रखिएगा, इंतजार मत करिएगा कि यूपीएससी कल पूछेगी देन आप ये सब चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बस यही था हमारा एटॉमिक रेडियस पर क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस वही है कि आपने किस समझदारी से ये सारी चीजें पढ़ी हैं, कितने ध्यान से तैयारी करी है, तो आप इन्हें इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। अब दोस्तों दिखाने के लिए तो ये भी क्वेश्चन में जैसे तैसे करके तोड़ मरोड़ के मैं आपको दिखा सकता हूं, पर बात यह है कि आपके डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में ये कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, और इसका राइट आंसर BEF3 होगा। ठीक है, और इसको जो है राइट कहने के पीछे का कारण यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है। ठीक है, तो जो ये यहां पर ये पूछा हुआ है हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, आयनिक जो कैरेक्टर है वो डिटरमाइन कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब दो एलिमेंट्स की देखी जाती है, और जब वो डिफरेंस जिस भी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो वहां पर ही उसका आयनिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की बात करूं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो आपका BEF3 में देखने को मिलेगा। ठीक है, बेरिलियम और फ्लोरीन में देखने को मिलेगा, इन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि BEF3 में, इसीलिए आयोनिक कैरेक्टर जो है हाईएस्ट यहां पर BEF3 का देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपका ए होगा, बट इसका कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है, अगर आप लोगों को मिलता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद दोस्तों 2 क्वेश्चन हमारे आए थे
ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर पर। अब ये ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर आपने जब यहां पर देखा होगा, देखो कई बार ना क्या होता है कि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है साइंस की 9th और 10th में, तो आपको लगता है कि यार ये 11th 12th में तो जरूर होगा। पर सर ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी एनसीईआरटी 9th और 10th में कोई चीज ना हो तो वो 11th और 12th में है, और अगर मान लो वो 1 या 2 क्वेश्चन है भी तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपको उसे जाकर पढ़ना है। सर ये देखिए कि कितना कम काम करके आपको ज्यादा आउटपुट देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है और कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। पहले मैं इस क्वेश्चन पर बात कर लेता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने गलत दिया हुआ है, और पता नहीं वो किस तरीके से रिसर्च करते हैं। तब यहां पर जो गड़बड़ हुई है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इन्होंने पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो सर ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर जो है यहां पर डी ऑप्शन आ रहा है। पर जब मैंने यहां पर रिसर्च किया, मैंने जानकारी निकाली, तो सर साइक्लोहेक्सेन और ब्यूटेन दोनों में जो ज्यादा ऑक्टेन नंबर है वो ब्यूटेन का है, ना कि साइक्लोहेक्सेन का। और सर इसका प्रूफ कुछ टेबल मुझे यहां पर देखने को मिली है। एक तो यहां पर आप देखेंगे हेक्सेन का ऑक्टेन नंबर है 25, पेंटेन का है 62, साइक्लोन का है 83 और ब्यूटेन का है 94। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ब्यूटेन सबसे आगे होना चाहिए, देन साइक्लोहेक्सेन और पेंटेन, देन हेक्सेन। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन का ऑक्टेन नंबर सबसे ज्यादा है। ये आपके सामने टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल भी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऑक्टेन रेटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। 2-3 सोर्सेज से मैंने ये टेबल खोजकर निकाली है दोस्तों, और मुझे हर जगह आंसर यही देखने को मिला है, ठीक है। तो ब्यूटेन का जो ऑक्टेन नंबर है सबसे ज्यादा है, देन साइक्लोहेक्सेन है, देन पेंटेन है, देन हेक्सेन है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्टेन के बारे में बातचीत है वो आपकी 11th क्लास में दी है, पर इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं दी है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 11th 12th पढ़नी ही है, ठीक है। अब यहां पर बस आप ये कर सकते हैं कि अगर ऑक्टेन रेटिंग पर क्वेश्चन आया है तो यहां पर जो आपके सामने एग्जांपल नजर आ रहे हैं सर, इसमें बेसिक एग्जांपल की रेटिंग आपको पता होनी चाहिए। लाइक प्रोपेन को पढ़ लीजिएगा, हेप्टेन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आइसोहेक्सेन तो देख ही लिया, बेंजीन देख लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर साइक्लोपेंटेन देख लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर आपका एक नया क्वेश्चन कल तैयार होकर आ जाए, ठीक है। तो आंसर इसका डी ना होकर दोस्तों सी होगा। प्रूफ मैंने दिखा दिया है, एनसीईआरटी तो नहीं है, बट जितनी भी टेबल्स मुझे ऑनलाइन देखने को मिली हैं उसके बेसिस पर आपका आंसर सी होगा। देन लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीटेन। सर इसका भी कोई आइडिया नहीं है, अगर आपने इसे गलत किया है या छोड़ भी दिया है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में छोड़ने के लिए होते हैं। आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में अगर 120 क्वेश्चन आए हैं तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 120 क्वेश्चन करने ही नहीं है। पता नहीं आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो यार। यूपीएससी ऑब्वियस सी बात है कि मोर देन 50% क्वेश्चन टफ बनाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है, इग्नोर करके आने हैं, ठीक है। अपनी कट ऑफ को समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट समझिए। ये कोई 11th 12th का एग्जाम नहीं है कि जहां पर आपको परसेंटेज के लिए ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने, नहीं सर, सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करनी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे आपको फुलफिल करना है बस। अगर वो हमारी बेसिक एनसीईआरटी से फुलफिल हो रही है सर, परेशानी की जरूरत है ही नहीं। आप में से बच्चे जितने परेशान हो रहे हैं सर, अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तो इस टफ पेपर को भी आप क्रैक करके आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 यहां पर सीटेन के बारे में पूछ रहा है, आंसर इसका हेक्साडीकेन होगा, इसका कोई सोर्स नहीं है। तो यहीं पर दोस्तों हमारा एनालिसिस खत्म होता है। 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में पूछे गए थे, जिसमें से 3 के क्वेश्चंस के आपके डायरेक्ट सोर्स मुझे नहीं देखने को मिला है, जो आपका सीटेन था, एक आपका ये ऑक्टेन है और तीसरा आपका यहां पर हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर है। बट रिमेनिंग 7 क्वेश्चन का सोर्स मैंने दिखाया है, जिसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन जो आपका स्टार्टिंग में था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सब एटॉमिक पार्टिकल, वो आप उसे 9 से मानकर चल सकते हैं, 11 से लेकर चलने की जरूरत नहीं है। बेसिक सा क्वेश्चन था, 9th के जो है बेसिक स्टडी को करके आप उसे अटेम्प्ट कर सकते थे। देन रिमेनिंग 6 क्वेश्चन, अगर मैं जो 6 क्वेश्चन की बात कर रहा था दोस्तों थंबनेल में, तो 6 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं दोस्तों। क्लास 10th की पहला क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक क्वेश्चन आपका ये एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के चैप्टर से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका कार्बन एंड कंपाउंड से पूछा गया है, विनेगर वाला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका मिथेनॉल, ये भी मैंने दिखाया, कार्बन एंड कंपाउंड से पूछा गया है।
चौथा क्वेश्चन आपका यहां पर ये कैटलिस्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है, ये भी कार्बन कंपाउंड से था। पांचवा क्वेश्चन आपका यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज से पूछा गया है। और लास्ट छठा क्वेश्चन आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर ये 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका सब एटॉमिक वाला 9th क्लास से। अगर आप इन 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन करके आ रहे हो और 3 छोड़ कर आ रहे हो, सर आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया थी, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यही चीज हमें एग्जाम में खोजनी होती है। पेपर टफ आ रहा है, टफ आ रहा है, टफ आ रहा है, सर टफ तो आएगा यार। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। पर उस डिफिकल्टी लेवल को भी आपको समझना होगा कि उस डिफिकल्टी लेवल में भी हमें हमारे सिंपल क्वेश्चन जो मुझे करने लायक थे वो मुझे करने थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस डिफिकल्टी के चक्कर में आपने आते हुए क्वेश्चन भी खो दिए। अगर पेपर टफ हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, कट ऑफ गिरेगी। पर आपको मैं यहां पर दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं दोस्तों कि आपके सामने उम्मीद है, होप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th और 12th एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी मैंने आपके सामने केमिस्ट्री का एनालिसिस लेकर आया हूं, जल्दी आपको दोस्तों बायो का एनालिसिस भी आपके सामने लेकर आऊंगा। फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं हैं, पर जितना भी हो सकेगा ना, मैं आपको आपके सामने एक रे ऑफ होप जरूर रखूंगा दोस्तों। आपको दिखाऊंगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं है, चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, हम एक इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बस यही मेरी कोशिश है दोस्तों कि आपको ये होप दे सकूं, आपको एक उम्मीद दे सकूं। जो बच्चे परेशान हैं कि कैसे नेक्स्ट पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे, क्या सीएपीएफ भी टफ आने वाला है, सर जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। पर एक उम्मीद की किरण हमेशा होती है, चाहे वो पेपर कितना भी टफ आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी आपको नेक्स्ट एनालिसिस लेकर आएंगे। अगर आपको एनालिसिस किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट से हमें बताएं, रिव्यू दें, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।